अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, मुल्क में जनरल इलेक्शन के हवाले से चहमगोइयाँ जारी थीं, खुसूसी तौर पर जब CCI ने नई मरदमशुमारी की मंजूरी दी और फिर इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात कराने का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद ये तो वाज़ेह हो गया कि इलेक्शन 90 दिन की आइनी मुद्दत से आगे जाएंगे, जिसके बाद हमने ये देखा कि मुख्तलिफ सियासी जमातें जिनमें पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त है, उनकी तरफ से ये मुतालबा किया गया कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे ताकि इबहम ख़त्म हो सके। बिलावल भुट्टो ने यह कहा कि 90 दिन ना सही 100 दिन 120 दिन जब भी कराने हैं इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन इस हवाले से क्लैरिटी लेकर आए। इसके बाद हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के साथ मुशावरत की। सियासी जमातों ने अपने मौक़िफ़, अपनी रिजर्वेशन इलेक्शन कमीशन के सामने रखी और उसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदी के काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए उसके दौरानी को कम कर दिया। यह ऐलान किया कि हल्का बंदी की हतमी अशात 30 नवंबर 2023 तक कर दी जाएगी। फिर इसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बड़ा ऐलान सामने आया गुज़िश्ता हफ्ते कि मुल्क में आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करा दिए जाएंगे। इस पर सियासी जमातों का मिला जुला रद्द अमल सामने आया। कुछ ने इसे खुशाइंद करार दिया तो कुछ ने कहा कि इसमें अभी मजीद क्लैरिटी की ज़रूरत थी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि यह खबर उन लोगों के लिए मायूस कुन है जो निगरान हुकूमत की मुद्दत तवील होने की अफवाहें फैला रहे थे। हमारा सवाल यही है आज कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आने वाले इस ऐलान से क्या इंतखाबात में कई माह तक की ताख़ीर के खदशात दम तोड़ गए हैं और बेयकीनी का खात्मा हो गया है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार राव खालिद साहब और नजमो साकिब साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है। आसिमा वदूद साहिबा सीनियर तजियाकार भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। राव खालिद साहब, आपको लगता है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो इलेक्शंस का ऐलान किया गया है खुशाइंद है? जी, खुशाइंद तो यकीनन है, क्योंकि इंतखाबात के लिए तो बड़े अरसे से उम्मीद भी की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया 2 सूबों के हवाले से और भी मामलात थे यकीनन। और तकरीबन पार्टीज़ जो हैं वो हुकूमत डिज़ोल्व होने से पहले से ही इलेक्शन बोर्ड में, क्योंकि KP और पंजाब असम्बली पहले डिज़ोल्व हो चुकी थी, तो उस वक्त से चल रहा था कि अब होंगे, मई में होने हैं, फिर बाद में होने हैं। तो वो तो एक उस कह लें कि सियासी जमातें भी उसी बोर्ड में हैं। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की ज़रूरत भी है कि जो हमारे यहाँ सियासी मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से चलाने के लिए एक गैर यकीनी सूरत हाल इंतखाबात के हवाले से ख़त्म करने के लिए ज़रूरी था कि इलेक्शन कमीशन खुल के सामने आता। और वो खुल के आए हैं, लेकिन वो पूरी तरह, वो कहते साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। उन्होंने जनवरी के आखिरी हफ्ते का यकीनन कहा है और उसकी वजह है कि उन्होंने अपनी हल्का बंदियों की जो डेट है वो 30 नवंबर तक उन्होंने कहा कि हम तकमील करेंगे इसकी। अगर 30 नवंबर तक इसकी सारी तकमील हो जाती है हल्का बंदियों की, तो उसके बाद 54 डेज इलेक्शन प्रोसेस जो होता है उसके लिए टाइम चाहिए होता है। नॉमिनेशन पेपर फाइल करने हैं, रिटर्न अपीलें सारी करके फाइनल पोलिंग स्कीम बनती है पूरी, तो वो होता है। लेकिन इसके दरमियान में एक छोटा सा इशू जो एक पॉपअप हो सकता है वो हल्का बंदियों को चैलेंज करने का है। उसमें अगर तो इनफरादी हल्का बंदियाँ चैलेंज होती हैं तो वो इतना इशू नहीं होगा, क्योंकि वो जो 2 हल्कों में होगी, 4 में होगी, तो उसके अलावा बाकी जो पोलिंग स्कीम के मुताबिक इंतखाबात हो सकते हैं, तो इतना बड़ा इशू नहीं होगा। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल जमात, सियासी जमात को बड़ी पूरे उस प्रोसेस को चैलेंज कर देती है तो उससे फिर मसाइल पैदा हो सकते हैं। यानी अब बाल हम कह सकते हैं कि सियासी जमातों के कोर्ट में है कि वो हल्का बंदियों की आड़ में इंतखाबात की तारीख को मौखर कराने में कामयाब होते हैं, या वो खामोशी से एक्सेप्ट करके ये कहते हैं कि ठीक है इंतखाबात हो जाए, बाद में फिर ये मामला भी तय हो जाएंगे। क्योंकि जो पॉपुलेशन का जो आया है फिगर, उसमें सीटें बढ़नी हैं और उसमें बलूचिस्तान को भी कुछ बढ़नी है, सिंध की भी बढ़नी है और पंजाब की कुछ कम होनी है, 4 या 5 सीटें। तो वो ज़ाहिर है आईनी तरमीम के तहत होगा, तो नई पार्लियामेंट आके उसको करेगी। ये सब तो हो जाएगा। लेकिन अच्छा, मुझे इसलिए भी ज़्यादा उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर के जो 2 बयानात हैं, अगरचे थोड़ा सा उसमें कह लें कि टिल्ट को थोड़ा सा पहले दिन का बयान जो था, सुबह का बयान जो उनका था, वो ये था कि किसी सियासी जमात को हिस्सा लेने से नहीं रोका जाएगा, हम किसी पर पाबंदी लगाने के कायल हैं, कानून किसी के खिलाफ अगर अपना रास्ता लेता तो वो लेगा, लेकिन नहीं।
फिर उन्होंने एपी को जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि पीटीआई के चेयरमैन या उनके कुछ लोग अगर इंतखाबात में हिस्सा नहीं भी लेंगे तो इंतखाबात के गैर जानिबदाराना मुनसिफाना होने पे कोई शक नहीं होना चाहिए। सही, सही। तो ये जो स्टेटमेंट है मेरा ख्याल है ज़रा उन्होंने ज़्यादा कुछ थोड़ा सा कर दिया। पहला बयान बहुत अच्छा था और बड़ी एक इनकरेजिंग था। अब उसमें थोड़ी सी जो वो कहते हैं कि वो छोटी छोटी बातों पे जो उछल पड़ते हैं लोग, वो इसको शरारत के तौर पे छेड़ेंगे, करेंगे, इसका मतलब और निकालने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद अगर ये वाकई इसी तरह होता है जिस तरह उन्होंने कहा है तो उसके बाद इंतखाबात के बाद की सूरत हाल मुझे फिर ख़राब लग रही है ज़रा। क्योंकि इंतखाबात तो हम चाहते हैं, पूरा मुल्क चाहता है, तमाम इदारे चाहते हैं कि इससे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। बाहर के जो लोग हैं जो हम पे नज़र रखे हुए हैं, जो इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, यहाँ आना भी चाहते हैं, पैसा भी खर्च करना चाहते हैं, पाकिस्तानी इन्वेस्टर आना चाहते हैं, उनके लिए एक जो इस्तेहकाम का पैगाम जो है वो जाएगा। लेकिन अगर इस किस्म की सूरत हाल होती है तो उसमें भले जायज़ तरीके से किसी को बाहर रखा जाए, कानून के ज़रिए बाहर रखा जाए, तो इंतखाबात के बाद का जो माहौल है वो सियासी तनाव का बायस बन सकता है और उसमें काफ़ी सारी ख़राबी पैदा हो सकती है। और उसके साथ जो आपकी मुआशी सूरत हाल है, एक एनर्जी सुपर साइकिल अब आ रहा है। एनर्जी की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ने जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं और बढ़ने मज़ीद बढ़ेंगी और कहा जा रहा है कि दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को भी वो काफ़ी हिट करेगा। तो इसके साथ अगर एनर्जी सुपर साइकिल भी आ जाता है, आप तो पहले से शिकार हैं उसका, महंगाई का, अफरात ज़र का, कुछ अपने अंदरूनी मामलात की वजह से, कुछ बैरूनी मामलात की वजह से, तो ये फिर मामलात इंतखाबात के बाद के, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, ऐसे एक कह लें कि लाउड थिंकिंग है कि अगर बाद में कोई इंतखाबात के हवाले से कुछ मसाइल पैदा होते हैं, उसके बाद की सूरत हाल में अगर कोई प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं या कोई शरारत करता है किसी किस्म की, तो वो फिर सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो सकती है। इसलिए ये बहुत एहतियात से करने वाला काम है और बड़े अच्छे तरीके से इसको हैंडल करने की ज़रूरत है। और प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे किसी पार्टी या उसके सरबराह या किसी कारकुन के हवाले से बात नहीं करी। जनरल ठीक है, उनका आइडिया है कानून के हवाले से, बिल्कुल सही बात की कि कानून का सामना करना चाहिए। जो 9 मई में मुलव्वस है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। वो ऐसा सान्या है और ऐसा वाक़या है जिसकी सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन नाम लेके जब आप बात करते हैं तो वो फिर कंट्रोवर्सीज उससे पैदा होती है और उससे मामला दूसरी तरफ जाने का इम्कान ज़्यादा, तो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। आसमा साहब, आपको क्या लगता है जनवरी के आखिरी हफ्ते, ऑल दो तारीख तो नहीं है लेकिन चलें जनवरी के आखिरी हफ्ते में जब भी होते हैं हो जाएंगे या कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं? जैसे कि राव खालिद साहब ने कहा कि हल्का बंदियाँ चैलेंज की जा सकती हैं, कोई ऐसी बात भी हो सकती है, क्या लगता है आपको? देखिए जी, हल्का बंदियाँ चैलेंज हो जाए फिर तो वो एक लंबा प्रोसेस है ना, और वो एक ऑब्वियसली वो एक डिले कॉज करेगा। ये एक और बड़ा अनकन्वेंशनल सीजन इन्होंने बेसिकली हाई विंटर्स इन्होंने ऑप्ट किया है, वो भी एक ऑपरेशनल हैजर्ड दे सकता है। लेकिन इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ट्रांसपेरेंसी है। हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की ज़रूरत है। जिस तरीके से हम एक डेमोक्रेटिक रोलर कोस्टर और कॉन्स्टिट्यूशनल रोलर कोस्टर में से निकले हैं ना, हम किसी भी किस्म का मिस एडवेंचर अब बर्दाश्त नहीं कर सकती पाकिस्तान की डेमोक्रेसी। तो ये कुछ चैलेंजेस एट हैंड है। इलेक्शन इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिसमें आपकी जो आवाम है उसको एक फ्री एंड फेयर डेमोक्रेटिक राइट मिले अपना वोट एग्जीक्यूट करने का। जैसे सर ने अभी मेंशन कहा कि हमारी एक ऑन द ग्राउंड एक पार्टी जिसकी बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस है, जो कि बहुत ग्राउंडेड है, वो फिलहाल काफ़ी मार्जिनलाइज्ड है और उससे लिहाज से इस किस्म के बयानात वाकई लोगों के दिलों में और दिमाग में कंसर्न्स पैदा करेंगे। ठीक है, तो इस इलेक्शन की हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि इसमें हैजर्ड्स क्या आ सकते हैं। ऑलरेडी वी आर अहेड 90 डेज, जो क्योंकि एक बहुत ही एक अननेसेसरी वेंचर था कि हमने कॉन्स्टिट्यूशंस को वैसे ही सेट असाइड किया, क्योंकि ये जो आपकी हल्का बंदियां हैं इससे आपकी सीट ऑल्टरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए चाहिए होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हल्का बंदियां जो नहीं की गई हैं इससे बेसिकली एक कंफ्यूजन को ही रास्ता देगी और इट इज़ वेरी अनलाइकली कि आपके ये चीज़ या इसके हवाले से कुछ सिलेक्टेड सीट्स जहां आपकी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ना हो। तो इसमें ये सब चीज़ें जो है ना, ये हमारे पास एक पोटेंशियल डिले है। पुटिंग दैट असाइड,
ये हमारी डेमोक्रेसी की नेसेसिटी है कि वी शुड गो इन इलेक्शन। ये हमारी एक इकोनॉमिक कियोस जिसमें है उसकी नेसेसिटी है कि हम अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं तो हमें इलेक्शन में जाना पड़ेगा, और एज सून एज पॉसिबल। हमें 90 दिनों के अंदर अंदर ही जाना चाहिए था, लेकिन सैडली वी डिडंट डू इट। मगर अब जो हमारे पास एट हैंड है ना, इन सब मसलों को हम जो डिस्कस कर रहे हैं, इनको अच्छे तरीके से हैंडल करके वी नीड टू प्रोसीड टू अ फेयर एंड फ्री इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। कोई भी ऐसी चीज जो कि इस इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी को चैलेंज करेगी, वो इलेक्शन से जो हम चाहते हैं ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो हम हासिल नहीं कर सकते। आसमा साहिबा, वैसे आपकी दानिश्त में आप क्या समझती हैं, जैसे हमने देखा था कि पंजाब और केपी में चीफ जस्टिस जो उस वक्त के थे बंदयाल साहब, उन्होंने नोटिस लिया था इस बात का, इलेक्शंस उन्होंने टाइम पे कराने की बात की, फिर ज़ाहिर पार्टीज़ भी गई उनके पास। आप देख रही हैं ये सब दोबारा होते हुए, क्योंकि ज़ाहिर 90 डेज से तो हम एक्सीड कर रहे हैं, तो ये टेकअप हो सकता है कोर्ट में मामला? देखिए जी, कोर्ट में ये तो टेकअप हम 90 दिन से तो अहेड ऑलरेडी जा चुके हैं, ये तो फिलहाल नहीं। लेकिन आपकी जैसे हल्का बंदियां होंगी, जैसे फवाद चौधरी साहब ने ऑलरेडी हैविंग ए कंसर्न ऑफ जो उनके वहाँ पे काउंटिंग वगैरह उनकी डिलिमिटेशन उनके हल्के में जो हो रही है, उस पर ऑलरेडी उन्होंने कंसर्न जो कर दिए हैं। इफ ही चैलेंजेस दैट, वो ऑलरेडी डिले में आ जाएगा। इसका डिले प्रोसेस इस तरह से होगा कि लोगों की कंसर्न्स, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज की कंसर्न्स क्या होती हैं डिलिमिटेशन, ठीक है, क्योंकि डिलिमिटेशन में बेसिकली आपके वोटर की एलोकेशन बदलेगी, सीट एलोकेशन नहीं बदलेगी, और वोटर की एलोकेशन बदलने से काफी चीजें तब्दील हो जाती हैं। तो ये चीज है कि आपकी पार्टीज इसको चैलेंज कर सकती है, और अगर ये चैलेंज होगी तो वो रिजॉल्व जब तक नहीं होगा तब तक ये मामला एक लैम्बो में आ जाएगा। इसके अलावा जो आपने कहा ना कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये पॉसिबल करना पड़ेगा। ये इट्स नॉट अ लग्जरी, इट इज अ नेसेसिटी। हमें इस चीज को टेकअप करके आगे इलेक्शन की तरफ जाना है। इससे ना सिर्फ हमारे अपने अंदरूनी मामलात तो हैं, आप देखिए कि हमारे रीजन में क्या हो रहा है। वी आर लिविंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। हम पिछले 1 महीने से हमारी रीजन की मैकेनिज्म कंप्लीटली तौर पे चेंज हो चुकी है। हमें एक स्टेबल, पॉलिटिकली स्टेबल, इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री की जरूरत है, और उसकी फाउंडेशन आपकी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे आएगी, एक डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी पे आएगी, और उस जल्द से जल्द स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। नजमुल साकिब साहब, अब देख रहे हैं कि SIFC भी ऑपरेट कर रही है, बैरूनी सरमायाकारी लाने की कोशिश की जा रही है। अब इसके लिए हमें एतमाद चाहिए, मुआशी स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इलेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। आपको लगता है कि तारीख़ का ऐलान फैसिलिटेट करेगा हमें इकोनॉमिकली भी जो स्टेबिलिटी परसू कर रहे हैं उसमें? रामीन, बिल्कुल नहीं करेगा। अच्छा, वो इसलिए नहीं करेगा कि तारीख के ऐलान से क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे तो चाहिए इलेक्शन हो। सही। और इलेक्शन किस वक्त होंगे? इलेक्शन उस वक्त होंगे जब इलेक्शन होंगे। जो गैर यकीनी की आप बात कर रही हैं कि उसमें गैर यकीनी है, उसमें ज़रा देखने की बात है। कुछ शवाहिद हमारे पास हैं जी। अगर गैर यकीनी को हम समझें कि कोई बीमारी है, तो इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान से कि जनवरी के आखिर में होगा, बीमारी दूर नहीं हुई, थोड़ा सा अफाका हुआ है। अगर वो तारीख भी दे देते तो बड़ा अच्छा था। अब ये है कि कुछ इंडिकेटर्स हैं रामीन जो मुझे ये बताते हैं जी कि इलेक्शन जनवरी में नहीं हो रहे। वो इंडिकेटर्स क्या हैं? क्या? सबसे पहले तो ये देखिए, सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ये आया जनवरी, 3-4 महीने की बात है। सही। ये 3-4 महीने में ये सियासी जमातों ने जो सियासी अमल शुरू करना था, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। वो उनके लिए तो 6 महीने भी कम होते हैं। बात है। तो पहला इंडिकेटर तो ये हुआ। ठीक है। दूसरा इंडिकेटर ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो शुरू में कह दिया था कि 90 दिन में होंगे, इस वक्त तो बिल्कुल खामोश है। उन्होंने तो कोई पैनल बना दिया है, कुछ और चीजों की तरफ वो लग गए हैं। इलेक्शन की डेट की तो वहां से बात ही नहीं हो रही। तीसरा, सदर पाकिस्तान ने वो ख़त लिख के, यानी वो जो आपके इलेक्शन कमीशन का जवाब लेके उसके बाद एक और तारीख दे के कन्फ्यूजन पैदा हुआ। उसके बाद से वो खामोश हैं। वो खामोशी अभी तक नहीं टूटी। और इस ऐलान के बाद कि जनवरी के आखिर में होगा, आखिरी वीक में, उनकी तरफ से तो कोई बयान नहीं आया। फिर हमने देखा रामीन के अमेरिका और बरतानिया
और इस तरह के जो 2-3 और यानी ममालिक हैं, यानी गल्फ की कुछ कंट्रीज हैं, उन्होंने हमें कहा जी कि इलेक्शन कराएं और उसके बाद ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। अब जब ये कि ईसीपी ने ये ऐलान कर दिया, उसके बाद से मुझे किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट खासतौर पे अमेरिका और बरतानिया से मुझे तो नजर नहीं आई। अब अगर आप ये 6-7 इंडिकेटर्स जो मैंने अभी बताए हैं, इन पे आप बेस करें अपना कयास, क्योंकि मैं और राव साहब और आसमा जो है ये तो नहीं बता सकते कि ये होगा कि नहीं होगा। कयास ये करना है, कयास ये कहता है, क्राइन ये कहते हैं कि इलेक्शन अपने टाइम पर नहीं हो रहा। और मैंने जिस तरह से कहा कि इलेक्शन उस वक्त होंगे जब इलेक्शन होंगे, वो क्यों मैं कह रहा हूं। आपने इलेक्शन की एक डेट की, फर्ज करें आप कहते हैं जी 25 या यानी 26 जनवरी को इलेक्शन होंगे, ठीक है, क्या उसके लिए हम तैयार हैं? शेड्यूल वगैरह चले जी, शेड्यूल भी बन गया, सब कुछ हो गया, हल्का बंदियां भी हो गई। मुझे क्या गारंटी है कि 25 को ऐलान हुआ था और 23 तारीख को कोई मुल्क के अंदर कोई ऐसी चीज होती है, मुल्क के बाहर कोई ऐसी चीज होती है, और वो जो एक लॉ ऑफ नेसेसिटी है या इस किस्म की कुछ और जो बहुत सारी बलाएं हैं, उनमें से कोई बला हमें यानी दबोचती है और उसके बाद हमें पता लगता है जी इलेक्शन डिले हो गए हैं। तो इसमें ये भी पॉसिबिलिटी मेरे ख्याल में 90 दिन का जो है ना मसला कि जी 90 दिन में होने थे, वो तो उसको छोड़ दें। अब उससे 100 हो गए हैं, 5000 होते हैं, वो जो कानूनी और आईनी बात है वो खत्म हो चुकी है। मुझसे पूछेंगी मेरा कंसर्न क्या है जहां तक इसका इलेक्शन का है, हुनूज दिल्ली दूरस्त। मेरा कंसर्न है कि इलेक्शन होने के बाद जो भी हुकूमत आएगी, क्या उसके पास पाकिस्तान के इस जो हालात हैं हमारे माशी और सियासी, इनसे निकलने का कोई लाहे अमल है, नंबर 1, और फौरी तौर पे क्या वो अवाम को रिलीफ दे सकते हैं, नंबर 2। नंबर 3 ये कि क्या जो हमारे खारजी मामलात हैं जो कि इस वक्त पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिन पे के बहुत अहम फैसले करने हैं हमने, जिसमें मसलन कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को वाकया पेश आया, हमारे बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं, टीटीपी की जो हालात हो रही है, अफगानिस्तान से ताल्लुकात कैसे रखने हैं, अमेरिका की मिसगिविंग्स कैसे दूर करनी है, जीसीसी कंट्रीज में जो सऊदी अरेबिया और यूएई हमारे बड़े करीबी दोस्त थे, वो हमसे दूर क्यों हो रहे हैं, ये इतने ज्यादा अहम मामलात हैं। तो क्या नई आने वाली हुकूमत अंदरूनी तौर पे और बैरूनी तौर पे क्या इस काबिल होगी कि वो इनका 1 by 1 एक करके हल कर सके? मेरे नज़दीक ये ज़्यादा अहम बात है। बिल्कुल सही बात है। इलेक्शंस होने चाहिए, वक्त पर होने, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि इलेक्शंस के बाद जो हुक्मरान या जो गवर्नमेंट आती है, क्या वो इस काबिल होगी, क्या वो कैपेबल है कि इस वक्त जिस किस्म के मुआशी चैलेंजेस का हमें सामना है वो उस पर अबूर हासिल कर सके। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। नाज़रीन, नवाज शरीफ की वापसी की हतमी तारीख का ऐलान होता है और बताया जाता है कि 21 अक्टूबर 2023 को वो लाहौर में लैंड करेंगे, मगर फिर कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जिससे उनकी वापसी पर फिर से सवालिया निशान लग गया है। नवाज शरीफ के पुराने बयानी की वापसी, शहबाज शरीफ का लंदन से वापस आने के बाद 48 घंटों के अंदर अंदर दोबारा लंदन चले जाना, फिर नैब तरमीम का लदम होने के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ दूसरे केसेस का खुल जाना, ये सब वो अनासिर हैं जिससे समझा जा रहा है कि नून लीग के अंदर अब एक नई बेचैनी पाई जा रही है और शायद नवाज शरीफ की वापसी की तारीख में फिर तब्दीली कर दी जाएगी। राव खालिद साहब, ऑल्दो नून लीग तो इस बात पे बार बार स्ट्रेस दे रही है कि जी किस अक्टूबर ही फाइनल डेट है, किस अक्टूबर को ही नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे, मगर आपका तज़िया क्या कहता है? देखिए, तज़िये से पहले तो मैं आपकी खुशगुमानी पे हैरत में हूँ कि आपने 21 अक्टूबर 2023 कहा। उन्होंने आज तक डेट के साथ साल नहीं कभी भी अनाउंस किया। ये बड़ी आपने अनाउंस किया। ये मेरी खुशगुमानी वो नहीं करते। वो हमेशा तारीख देते हैं जी, तारीख देते हैं, वो साल बिल्कुल अनाउंस नहीं करते। तो अच्छा। यही आप 4 साल से यही चल रहा है ना। बिल्कुल। अगर साल अनाउंस किया होता तो वो शायद कोई हम यकीन में होते कि बिल्कुल वो साल अनाउंस करेंगे। अच्छा, इसमें जो बुनियादी तौर पे उन्होंने जो बयानियाँ बनाने की कोशिश की है, जो उन्होंने तकरीर फरमाई 17 सितंबर को, अगर मैं करेक्टली याद करता हूँ, तो
उसमें उन्होंने साजिशी अनासर का नाम लेके और कहा कि जी ये मुजरम है, इनको कटहरे में लाया जाएगा, उनको सज़ा दी जाएगी। उसके बाद जो हमने कहानियाँ सुनी कि शहबाज शरीफ साहब आए और फौरी तौर पे वापस चले गए और उन्होंने जाके वहाँ पे बात की सारी, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि एक तर्जुमान मियाँ साहब के हैं, वो उनकी तरफ से बयान आता है कि उनके स्टैंस में कोई तब्दीली नहीं आई जी। और वो बिल्कुल मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे और नाम उनके दोबारा लिए गए। लेकिन पता ये चला है कि कोई ऑफिशियली कोई या अनऑफिशियली उसकी तरदीद की गई है तर्जुमान की। मियाँ साहब के असल बयान की नहीं की गई, उसकी की गई है। अच्छा। अगर तो मियाँ साहब इस बयान पे कायम है तो फिर तो उनकी तरफ से ना ही समझे। इस किस्म का बयान दे के वो कह रहे दरिया में रह के मगरमच्छ से अगर आप बैर रखना चाहते हैं तो इसका मतलब आपका वापसी का इरादा नहीं, आप दरिया में नहीं उतरना चाहते। तो इसलिए आप बाहर से बैठ के दरिया के उस तरफ खड़े होकर बड़के लगाते रहेंगे और दरिया के जो दूसरी तरफ खड़ा होकर बुरा भला कह रहा हो उसका आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा दरिया आपको अबूर करना पड़ता है उस तक पहुँचने के लिए। तो अगर तो वो वाकई उन्होंने उस स्टांस से पीछे हट गए हैं शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग के बाद, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो उनका वापसी का जो है वो इरादा कोई उसमें पुख्तगी आ रही है। मैं अभी यकीन से नहीं कह सकता, अभी कह लें कि वो भट्टी में डाल दिया गया इरादा, उसको पक्का किया जा रहा है कि वो 21 अक्टूबर को ही वापस आएंगे। अच्छा, वापसी जब उनकी होगी तो उनके किस किस्म के मसाइल का उनको सामना है? जिस किसी को भी उनका रास्ता साफ करना है उस रास्ते से वो जो कहते हैं ना पलकों से कांटे चुनने पड़ेंगे उनके, क्योंकि उनके अदालती मामलात इस किस्म के हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नाअहली है उनकी, वो फैसला अपनी जगह पे मौजूद है, उसको अनडू आपको करना पड़ेगा अगर उनको वजीर आज़म बनाना है। फिर वो कन्विक्टेड हैं, उसके लिए आपको चलो हिफाजती ज़मानत या अबूरी ज़मानत वॉट कोर्ट में पेश होके वो आप करेंगे। फिर उसके बाद जो है आगे जो जिस किस्म की उन्होंने कैंपेन चलानी है, क्या उसके लिए यहाँ पे वो माहौल मौजूद है? जो हम मुख्तलिफ़ चीज़ें देख रहे हैं सरेदस्त, वो जो पिछले हुकूमत रही है PDM की, उसने जो नून लीग के बयानिए का जो बेड़ा गर्क कर दिया, रही सी कसर भी जिसको कहते निकाल दी है, उसके बाद मियाँ साहब किस तरह कैंपेन कर सकते हैं? और वो उससे भी आता है कि इरादे बांधता हूँ तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं वैसा ना हो जाए। पहले उनका इरादा था लाहौर एयरपोर्ट पे उतरेंगे, रैली आएगी, रैली उनको लेके जाएगी और वो मीनार पाकिस्तान पे एक अजीम उस शान इज्तिमा से खिताब करेंगे। उसके बाद वो रैली का ख़त्म कर दिया गया। हमें पता चला कि जी वो शादियाँ होती हैं तो वो लोग तंग हो सकते हैं, बच्चे जी जी शादियाँ होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग कामों पे जाते हैं, तो उनके लिए मुश्किलात होगी, तो उन्होंने वो रैली कैंसिल कर दी। अब सुना ये है कि वो हेलीकॉप्टर से उन्होंने आना था यादगार पाकिस्तान, और अब सुना है कि वो बदामी बाग आएंगे बाई रोड। अब वो मीनार पाकिस्तान वाला भी इरादा उन्होंने तर्क कर दिया। तो बहुत सी मुश्किलात हैं उनके रास्ते की, जो उनको यानी जिनको उनको फेस करना है अदालती मामलात के साथ साथ। जब वो सियासत के मैदान में यहाँ पे होंगे, उनको शायद रियलाइजेशन नहीं है या उनको बताया नहीं गया या मिसगाइड किया गया कि जो पिछले साल 1.5-2 साल में ग्राउंड रियलिटी सियासी हवाले से पाकिस्तान में बहुत तब्दील हो चुकी हैं, और उसमें वो किस किस्म का बयानिया लेके चलेंगे, लोग उनकी तरफ माइल हो जाएं। मेरा ख्याल है वो उससे तो खुद ही पीछे हट जाएंगे या हट गए हैं, तो उसके बाद तो फिर और क्या बयानिया उनका होगा। तो देखते हैं क्या करते हैं आके वो। नजमुल साकिब साहब, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं क्या? नवाज शरीफ की वापसी के दरमियान भी अभी इम्तिहान और भी हैं, क्या देख रहे हैं आप? और क्या क्या इम्तिहानात हो सकते हैं? क्या उनकी तैयारी पूरी है? मैं रामीन जब कॉलेज में था ना, तो ऐसे ही राव साहब की बातों से याद आया है, तो हमारे एक दोस्त थे, तो उन्होंने बड़ी संजीदगी से कहा कि मेरी लेडी डयाना से शादी हो रही है, आधा काम हो गया है। तो हमने बड़ा हैरत का इजहार किया, भाई आधा काम क्या हो गया है? उसने कहा जी मैं मान गया हूँ। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की वापसी का आधा काम हो गया है। कौन मान गया? आधा काम हो गया है कि हमें ये पता है कि उन्होंने आना है। बाकी का आधा काम जो है वो अल्लाह जानता है या फिर नवाज शरीफ साहब खुद जानते हैं। देखने की बात यह है कि ये अचानक शहबाज शरीफ साहब को लंदन की यात्रा क्यों करनी पड़ी? क्या बातचीत में कहीं खलल आ गया है? क्या जो मसले मसाइल हल होते नजर आ रहे थे उनमें कोई नया मोड़ आ गया है जिसकी वजह से उन्हें फौरी तौर पे जाना पड़ा? और उसके बाद से हमने
कि नून लीग का बयानिया एकदम से डायमीट्रिकली ऑपोजिट बाकायदा तौर पे बदला और उसमें उन्होंने कुछ जर्नैलों और कुछ जजों के नाम लिए और वो पुराना बयानिया उनका वापस आता हुआ नजर आया। यानी मसालेहत का जो माहौल था उसमें ये एक यूं समझिए किसी ने पत्थर फेंक दिया और फिर उसके बाद वो दायरे बनने शुरू हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त हमें पता लगा कि अभी तक जो है ना वो दाल ठीक है कि चूल्हे पे चढ़ी हुई थी, हांडी भी थी, सब कुछ था, गली नहीं है। और उससे मुझे ये अंदाजा हुआ कि जब तक कुछ चीजें नहीं होंगी नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। और चूंकि माजी में बहुत दफा दिन बदल चुका है, माजी में बहुत दफा ऐसे हो चुका है कि कोई ना कोई वजह हो जाती है, तो इस दफा भी शायद ऐसा हो कि कुछ दिनों बाद हमें पता लगे। लेकिन चूंकि मोजज़े तो आपको पता है ना कि किसी वक्त भी हो सकते हैं, तो अगर दाल वो गल जाती है और ऊपर से इशारा हो जाता है कि सारे मामलात उनके एयरपोर्ट से लेके उनके अपने घर जाने तक और ये रैली शैली ये सारा कुछ इसकी डिटेल तय हो जाती है, तो मेरे ख्याल में अगर 2 दिन भी हुए 21 अक्टूबर में तो टिकट लेनी कौन सी मुश्किल है। सही बात है। असल चीजें जो है ना, जो इंडिकेटर्स मुझे मिलते हैं नवाज शरीफ साहब के वापस आने में कौन कौन सी चीजें रुकावटें थी। एक तो रुकावट जेल में बैठी हुई है जी। दूसरी रुकावट ये थी कि इलेक्शन की डेट हो, वो हमें कुछ बनती हुई नजर आ रही है। तैयारी करनी थी। ये याद रहे कि एयरपोर्ट से लेके अभी तक रिसेप्शन कमेटी भी पूरी तरह से तय नहीं हुई, तो मुझे कुछ उसमें यानी कुछ मुझे उसमें लूप होल्स, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स नजर आ रहे हैं। ये तय है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीडर हैं। ये तय है कि उन्होंने वापस आना है और उनके बगैर ये इलेक्शन बड़े अधूरे होंगे। लेकिन पूरी की पूरी अवाम को और अपने कारकुनों को, अपने जो उनके लीडर्स हैं, उनको इस तरह से मखमसे में रखना, ये कोई मेरा ख्याल है सियासी जमात जो नून लीग है उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और हमने देखा कि जिस बयानिए से, खास तौर पे डेट की वजह से नहीं, बयानिए की वजह से इनके अंदर मौजूद कुछ लीडरान ने कहा कि ये वक्त नहीं है ये पुराने हिसाब किताब करने का और ये बयानियां देने का। अच्छी भली बात बन रही है, इसको बनने दीजिए, तशरीफ लाइए, इलेक्शन लड़ते हैं, हुकूमत करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि कुछ भी मुमकिन है अल्लाह की करम नवाजी से, तो उसमें दोनों सूरतें हो सकती हैं। नवाज शरीफ साहब की डेट दाएं बाएं हो सकती है, नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आ सकते हैं। मेरा सवाल आपसे, राव साहब से और आपकी पूरे देखने वालों से क्या है? मेरा सवाल यह है कि क्या राव अगर नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाते हैं, जिस वक्त, जिस दिन, जिस लम्हे वो वापस आते हैं, उसके बाद आने के बाद होगा क्या? क्या कयामत आ जाएगी या कयामत आने वाली होगी? क्या होगा उसमें? यही होगा ना कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। क्या उस वक्त तक उनके ऊपर जो एलिगेशंस हैं, जो इल्जामात हैं, कुछ प्रूव्ड किस्म के केसेस हैं, क्या वो बिल्कुल हवा में तहलील हो चुके होंगे और एक बिल्कुल प्लेइंग फील्ड जो है वो आपकी वो मौजूद होगी और वो आएंगे और वो आराम सुकून से जाएंगे? मुझे नहीं लगता। आप देखिएगा कि अगर फर्ज करें नवाज शरीफ साहब नहीं आते, नून लीग बीच में शामिल नहीं होती, तो क्या ये इलेक्शन हो सकते हैं? इलेक्शन होंगे, मानेगा कौन? सही बात है। इसी तरह से वो जो जेल में बैठा हुआ है या उनकी पीटीआई जो है उसकी जो शक्लो सूरत है वो कैसे होगी, बैन होगी, नहीं होगी? अभी तो बड़े मेजर सवालात का हमने जवाब ढूंढना है। तो उन सवालात में 21 अक्टूबर वाला सवाल जरा पीछे है। आना चाहिए उनको, बिल्कुल आना चाहिए। मेरे ख्याल में 21 अक्टूबर का कह के ना उनको चाहिए कि सितंबर की किसी तारीख में आ जाएं, हमें एक प्लेजेंट सरप्राइज दें और आए और आके ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाला जो मसला है इसको जरा हल करें। क्योंकि पीपल्स पार्टी को पक्का कहीं से पता लगा है कि ये अनइवन प्लेइंग ग्राउंड है। जी, और इस अनइवन प्लेइंग ग्राउंड पे वो शायद सही तरह से खेल नहीं सके। बिल्कुल, और वो नून लीग को भी ब्लेम कर रहे हैं इस बारे में। आसिमा साहिबा, क्या कोई कानूनी कॉम्प्लिकेशंस भी अभी हैं जो कि आड़े आ सकती हैं नवाज शरीफ की वापसी में, स्पेशली जब से नैब तरामीम का कदम करार दी गई हैं और नए केसेस खुल गए हैं? जी, जैसे सर ने कहा ना कि अभी तो उनकी जो रास्ते में हर्डल्स हैं वो तो बेपनाह है।
इट्स नॉट अ वेरी स्मूथ राइट कि वो यहाँ आएंगे और दोबारा अपना थ्रोन जो है वो क्लेम कर लेंगे। हाँ। देखिए जी, नवाज शरीफ साहब एक बहुत मुख्तलिफ किस्म की सियासत करते हैं। उनकी सियासत जो है वो सिंपल नहीं होती। वो ये नहीं है कि आपका एक नजरिया आप लेके चल रहे हैं और आप उसके ऊपर बड़ी एक डेडिकेशन से आपने अपनी जिंदगी उस पर लगाई है। वो एज एंड व्हेन नीडेड वो अपना मोड और अपनी सियासत और अपना नजरिया ऑल्टर करते रहते हैं। अभी भी 2 हफ्ते पहले उन्होंने इस इलेक्शन के लिए अपना जो है वो कि क्या बयानिया लेके अवाम के पास जाना चाहिए, वो अभी 2 हफ्ते पहले उन्होंने शुरू किया है। ये सच जब ये लोग हुकूमत में होते हैं तो इनको ये अंदाजा होता है कि भाई इस वक्त वी आर इन पावर। वो एक अलाइनमेंट बना के अपनी वो एक अलाइनमेंट के साथ चलते हैं, और जब जैसे ही वो हुकूमत से बाहर आते हैं उनके एक हाथ में होता है मजबूरी कार्ड और दूसरे हाथ में हो जाते हैं वो नजरियाती। और ये दोनों कार्ड लेके फिर वो इलेक्शन में प्रोसीड करते हैं। तो ये एक क्या कहते हैं ना, इन्वॉल्विंग किस्म की पॉलिटिक्स नून लीग करती है और नवाज शरीफ साहब करते हैं। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि उनकी पॉलिटिक्स बहुत सिंपल है या उनकी पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अभी भी जो आने की बात है ना, आने में भी उनकी बहुत सी चीज़ों पे ये बात डिपेंड करेगी कि वो स्ट्रगल के एडवोकेट नहीं है, वो स्ट्रगल में बिलीव नहीं करते, वो पॉलिटिकल क्वेस्ट में बिलीव नहीं करते, वो इस किस्म की चीज़ों में बिलीव नहीं करते। उनकी पॉलिटिक्स एक मुख्तलिफ डायनामिक्स पे होती है जिसमें कुछ अलाइनमेंट्स, एग्रीमेंट्स, कुछ एक फ्रीक्वेंसी मैचिंग, मुख्तलिफ चीज़ें ये लेके वो चलते हैं। तो जब ये सब कुछ होगा उसके बाद वो पाकिस्तान आने का सोचेंगे। अभी अगर उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है, ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि उन्हें वो मैजिक वॉन्ड मिल गई हो जिसका उन्हें जिसकी तलाश है, जिसके बाद जिसको हिलाते ही जादुई इफेक्ट होगा। और ये सारी चीजें जो आपने पूछा कि ये जो आपके कॉम्प्लिकेशन इनकी केसेस, इनकी वर्डिक्ट्स इनकी ऑलरेडी आई हुई हैं, जो इनकी डिस्क्वालिफिकेशन है, उस सब का क्या होगा। तो उसके लिए एक मैजिक वॉन्ड की तलाश है। जब वो मैजिक वॉन्ड इनके हाथ में होगी उसके बाद ये आ जाएंगे। क्योंकि आप देखिए कि एक ऐसा लीडर जिसे टाइम एंड अगेन ये मौका मिला हो कि वो इवॉल्व हो के एक एक्सेप्शनल पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान को दे दे। देखिए जो आपकी होती है ना, जब व्हेन यू आर प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी कि आप अपने आप को प्रूव करें कि आपने ये नहीं किया, और उसके लिए आपको थोड़ी सी हार्डशिप्स भी बर्दाश्त करनी पड़े, आप वो करें, उससे आपकी पॉलिटिक्स को चांद लग जाते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने हमेशा इजी वे आउट लिया। उन्होंने अभी भी वो इंग्लैंड में जाते हैं, वो वहाँ पे एग्जाइल गुजारते हैं, अपने मेंशंस में रहते हैं, अपनी यूरोप की ट्रिप्स लगाते हैं, हॉलीडेज में। बहुत हमारे गम में, पाकिस्तान के गम में वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि he needs time, he needs break, he needs patience in Europe। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद वो पाकिस्तान आते हैं इतनी कुर्बानियां देने के बाद। लेकिन कुर्बानियां वो हमेशा पाकिस्तान से बाहर देते हैं। नहीं जी, पाकिस्तानियों के गम का अगर अजाला करना है, पाकिस्तानी आवाम के दुख दर्द को अगर आना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर वापस आया जाए। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है वक्त ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल कुछ यूँ है कि भारतीय सहाफ़ी योग्यता अलमाय ने BBC में एक तहक़ीक़ाती रिपोर्ट शाया की जिसका उन्वान ये था कि कोई भी खबर आपकी आखिरी खबर हो सकती है, कश्मीर प्रेस पर इंडिया का क्रैकडाउन। अब इस रिपोर्ट में मीडिया को धमकाने और ख़ामोश कराने की एक मज़मूम और मुनज़्ज़म मुहिम की तफसीलात बयान की गई हैं। इस रिपोर्ट में कश्मीरी सहाफ़ी आसिफ सुल्तान, फ़ाहद शाह, सजाद गुल और इरफान महराज समेत दीगर की नज़रबंदी और उन पर मुकदमात चलाने के पीछे की जो कहानी है वो बयान की गई है। इस रिपोर्ट के लिए जिन सहाफ़ियों से बात की गई थी उनमें से 90% से ज़ायद सहाफ़ियों ने यह बताया है कि उन्हें पुलिस कम से कम एक बार तलब कर चुकी है। उनमें से
एक खबर पर मुतादिद बार तलब किया जा चुका है। फिर कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि पुलिस का लहजा शाइस्ता था, जबकि कुछ ने यह कहा कि उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ा। कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों ने रिपोर्ट में यह भी बताया कि भारतीय हुकूमत न सिर्फ अलहदगी पसंद तहरीकों और अस्करियत पसंद गिरोहों से मुतालिक रिपोर्टिंग को बंद करने की कोशिश कर रही है, बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेज या इंतज़ामिया के हवाले से कोई भी तनकीदी कवरेज, यहाँ तक कि रोज़मर्रा के शहरी मसाइल पर रिपोर्टिंग भी बंद करने की कोशिश की जा रही है। राव खालिद साहब, ये सब कुछ हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं भारत को। देखिए, ये आज की बात तो है नहीं, हमेशा से कश्मीर जो मकबूजा कश्मीर है उस पर तो हमेशा से यही सूरत हाल रही है। वहाँ जो 1 लाख से ज़्यादा जो शहीद दफन है वहाँ पे, और बाकी जो शिकार रहे हैं उसका बड़े बड़े वहाँ पे नामवर सियासतदान और जो हुर्रियत पसंद थे उनको शहीद किया गया, उनको निशाना बनाया गया। ये हर किस्म का जबर वहाँ पे किया गया। और ये 5 अगस्त 2019 के बाद से एक नया तारीख जबर की रकम की जा रही है, और ख़ास तौर पे सहाफ़ियों के हवाले से वहाँ पे तो हर किस्म की कदगन है, किसी किस्म की कम्युनिकेशन के ऊपर मुकम्मल कदगन है। इंटरनेट हो, कोई और कम्युनिकेशन मीन्स हो, शायद टेलीफोन करने की भी इजाज़त है या नहीं है। तो और सहाफ़ियों पे ख़ास तौर पे सहाफ़ियों जो है वो इस वक्त कहा ये जा रहा है, वो इस वक्त वो क्या कहते हैं उसको सर्वाइवल मोड में है। वो अपने आप को बचाते फिर रहे हैं, किस तरह से बचा जाए इसको। आखिरी अखबार जो उन्होंने बंद किया था कश्मीर वाला, उसके जो है पब्लिशर एडिटर जो है वो तो तकरीबन फरवरी 2022 से उनको गिरफ़्तार किया, और उनके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस हैं और सेडिशन के चार्जेस हैं, वो सारा उनके साथ किया जा रहा है। और जिस किस्म के हथकंडे वहाँ पे इख्तियार किए गए हैं, उसके बाद वहाँ पे किसी किस्म के भी अखबार जरीदे या उसका वो निकलना मुमकिन नहीं रहा। लेकिन वो कहते हैं कि मोर ओवर जो करने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि वहाँ पे जो डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन है उसको खुसूसी इख्तियार दिया गया है कि आप किसी भी खबर को फेक न्यूज़ डिक्लेयर कर सकते हैं। उसको अगर वो उसको डिसेंसी के ख़िलाफ़ करार दे सकते हैं, उसको बगावत के ज़ुमरे में डाल सकते हैं, और उसके खिलाफ फिर पुलिस और वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेज जो फ़ौज वहाँ पे मौजूद है वो एक्शन शुरू कर देती है। तो इस किस्म के ब्लेटेंट इख्तियारात एक इदारे को दे के, जो एक मामूली सा इदारा होता है जिसका काम इंफॉर्मेशन देना होता है, रोकना नहीं होता, उसको ये इख्तियार दिया गया कि उन्होंने इंफॉर्मेशन रोकनी है। और आप देखें कि आप वहाँ पे बात की जाती है डिसेंसी की, पब्लिक डिसेंसी के खिलाफ कुछ चीज़ होगी। लुक हु इज़ टॉकिंग। इंडिया इटसेल्फ जो जिस किस्म का उसका बिहेवियर है, और जो अब लेटेस्टली अब कनाडा का हम देखते हैं इशू, पब्लिक डिसेंसी की क्या बात करते हैं, वो तो टेररिज्म में मुलव्वस है, स्टेट टेररिज्म में मुलव्वस है। तो उसको पब्लिक डिसेंसी सिखाएगा लोगों को वहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत कहते हैं कि चिलिंग किस्म का माहौल है ओवरऑल। और सहाफ़त के लिए कता कलामी की माजरत, टाइम थोड़ा शॉर्ट है, बाकी भी मेरी गुजारिश है कि अपने कमेंट शॉर्ट रखिएगा। नजबुल साकिब साहब, बड़े अरसे से हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, अब तक मसाइल हल क्यों नहीं हो सके? इज देयर एन एंड टू इट? देखिए, जहाँ तक इंडिया और उसके ह्यूमन राइट्स वायलेशन का रिकॉर्ड है तो वो दुनिया में नंबर 1 है। अल्लाह की करम नवाजी से वो जो यहूदियों और उसका था हिसाब किताब था, वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 के बाद अगर कोई मुल्क सामने आया है जिसने अपनी अक़लियतों के साथ वो किया जो किताब में भी नहीं लिखा, या ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की, और इंडियन हेल्ड कश्मीर में जो आपने यानी नाम लिए हैं आसिफ सुल्तान वगैरह, उसमें एक नाम ऐड कीजिएगा प्लीज़। ये शुजात बुखारी साहब थे जो वहाँ के एक लोकल वो यानी सहाफ़ी थे जिनको कि शहीद किया गया। अब ये कि ये मोदी मीडिया है, ये मोदी मीडिया है और ये उसके टेंटिकल्स हैं जो कि आपके इंडियन हेल्ड कश्मीर में भी हैं और जो अपनी यानी जो उनका अपना मुल्क है उसके अंदर भी चल रहा है। एक चीज़ सिर्फ यानी है, चूँकि आपने बताया वक्त कम है, किसी भी डिप्लोमेट को जो कि न्यू दिल्ली में मौजूद है या किसी भी हिंदुस्तानी इवन हिंदू सहाफ़ी को मकबूजा कश्मीर में जाने की इजाज़त नहीं है।
अगर सिर्फ इसी बात पे आप फोकस कर लीजिए कि उनको इजाज़त लेनी पड़ती है, और जो डिप्लोमेट्स ये बताते हैं ना जी हम डिप्लोमेट्स लेके गए, वो हेलीकॉप्टरों में लेके जाते हैं, एक ऑर्डेन्ड किस्म का जो है उनको प्रोग्राम दिखाया जाता है, एक आध पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है, और उन डिप्लोमेट्स में अगर कोई नजबू साकिब ये कहता है कि जी मुझे ज़रा बाहर जाके देखने दीजिए, वो कहते हैं जी आए खाना खाते हैं। तो इस तरह करके उन्होंने दुनिया के किसी भी जगह से अगर कोई सहाफ़ी जो है वो हिंदुस्तान और उसके बाद ये कि इंडियन हेड कश्मीर में जाना चाहता है तो वो उसको नहीं रोक रहे। लेकिन इस हरदीप सिंह निज्जड़ के केस ने पूरी दुनिया को बताया है, और अब पहली दफा शायद ये जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो ये देख रही हैं कि ये एक तरफ इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट हुई है, और हिंदुस्तान की सिफारत का वो ये जो सहाफ़ी हैं ये क्या कर रहे हैं, वो कनाडा को धमकियां दे रहे हैं, उन्होंने जंग का माहौल बना लिया है। तो कुछ क्वेश्चन मार्क्स जो हैं रामीन इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान के एंगल से या वो जो सार्क कंट्रीज यानी जो आपके रीजन है उसमें, अब वेस्टर्न यानी कंट्रीज भी ये देख रही हैं कि हिंदुस्तान जो है इसकी हिंदुत्व पॉलिसी, ये आरएसएस ड्रिवन पॉलिसीज जो हैं इसको हमें देखना पड़ेगा, मुहद्दब अदसे से देखना पड़ेगा, और कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो ह्यूमन राइट्स की हॉरेंडस वायलेशंस हैं और ये जो अक़लियतों के साथ सलूक हो रहा है, इसका कोई उपाय, इसका कोई इलाज हो सके। बिल्कुल ठीक है। आसमा साहिबा, हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद ज़ाहिर है भारतीय शिद्दत पसंदी आया हो गई है फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर भी। आपको लगता है ये चीज़ कश्मीर कॉज को भी हेल्प आउट कर सकती है? देखिए जी, दिस इज द ये बेसिकली उस चीज का एक ट्रेलर है जो कि कश्मीरी एक्सपीरियंस कर रहे हैं फॉर सो लॉन्ग। अब ये जो आग हमारे बिल्कुल पड़ोस में जल रही है ना, अब उसकी हल्की फुल्की तपिश इन डेवलप्ड कंट्रीज की स्लीव्स तक जा रही है। बिल्कुल। उन्हें अब ये एक मॉब मेंटालिटी, एक विजिलेंटी मेंटालिटी जो कि हिंदुत्व डोमिनेटेड है, जो कि एक तरीके से जिसके बारे में हम बोल रहे थे, उन्हें हाईलाइट कर रहे थे कि इस तरीके की एक एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन अवॉल्व हो रही है, और यहाँ पे ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पे इस कदर एक हिजानी किस्म की गवर्नमेंट और हिजानी किस्म का मीडिया आपका, और वो किसी भी सूरत में किसी भी कॉर्नर में कहीं पे भी अगर वो फंस जाए ना, इस वक्त भी अगर उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिले ना, ये कनाडा की सिचुएशन को मिटिगेट किसी तरीके से पाकिस्तान कार्ड यूज करके किया जा सकता है तो अभी भी कर लेंगे। इस वक्त देवर मस्ट फिगरिंग आउट, क्योंकि वहाँ की आवाम पाकिस्तानी कार्ड बाय करती है, वहाँ का मीडिया पाकिस्तानी कार्ड सेल करता है। अभी जो लास्ट वेंचर हुआ जो हमारा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में कुछ छोटी सी एक हुई जंग, उसमें आप सोचिए दैट वाज पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड मीडिया ड्रिवन। उसमें मुफ्ती साहब की अपनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट था, और वो आधी से ज्यादा जंग जो है वो प्रोवोक्ड बाय मीडिया थी। तो ये सब कुछ अब दुनिया देख रही है। अब जब कैनेडियन पीएम को वहां पे बैठे हुए मीडिया पे लोग थ्रेट कर रहे हैं ना, और जो उनकी आवाम को वो एक अजीबोगरीब किस्म के विजिलेंटी और भारत को कटहरे में लाने की इस वक्त बहुत जरूरत है। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।